नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार पाठशाला जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत का इतिहास शुरू कर रहा हूं और भारत के इतिहास में जो है सबसे पहले जो है भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? ठीक है, तो इन इंग्लिश द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है, इज कॉल्ड हिस्ट्री, या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि प्राचीन जितना भी हमारा पुराना समय है, ठीक है, उसको पढ़ना अब तक, ठीक है, वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, और पढ़ा किसने? भूगर्भ वैज्ञानिकों ने। ठीक है, जो इतिहासकार के वैज्ञानिक होते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक, भूमि के बारे में पढ़ना, क्योंकि जितने भी लोग थे या तो युद्धों में मर गए, ठीक है, तो वो कुछ जल गए, कुछ दफना दिए गए, या पेड़ पौधे हैं, या फिर जो हड्डियां वगैरह जो किसी धर्म में दफना दिए जाते तो उनको निकाल के फिर उसकी कार्बन डेटिंग के द्वारा, साइंस के द्वारा कार्बन डेटिंग के द्वारा उम्र निकाली गई कितना समय पुराना है। या कोई बर्तन मिला उन्हें, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बर्तन मिले, ठीक है, कुआं मिला, ठीक है, चनहूदड़ों वाला, ठीक है, और कब्रिस्तान, मतलब मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए, तो उसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगाया गया कि कितने समय पुराना है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कितने वर्ष पुराना इतिहास है। ठीक है, तो वही चीज जो है किताबों में उन लोगों ने जो जो वो अ, जानते गए, खोजते गए, तो वो सामने दे दिया उन्होंने किताबों में, और वही हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत का इतिहास। पहला है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रागैतिहासिक काल पहला, आद ऐतिहासिक काल दूसरा, ऐतिहासिक काल तीसरा। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? यह प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है और जिसमें मानव का जीवन जो है सभ्य नहीं कहलाता है। सभ्य का मतलब है कि वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, असभ्य है, यानी कि जंगली है। जंगली यानी कि जंगल में रहने वाला, जंगल में रहने वाला होता है वो जंगली कहलाता है। ठीक है, और तो इसे प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल जो है अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहली ईस्वी में आपका, पहली ईस्वी के बाद का ईस्वी कहलाता है और पहली ईस्वी से पीछे का ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है, ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है? पहली ईस्वी को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे, ठीक है, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और ईस्वी को कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय, उससे पहले का समय जो था, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय भी बिफोर कॉमन एरा यानी ईसा पूर्व कहलाता है। और ईसा मसीह के बाद का समय, जब ईसा मसीह जन्म हुए थे पहली ईस्वी में, तो उसके बाद का समय एडी कहलाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी, एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसे हिंदी में ईस्वी कहते हैं या कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, अन्नो डोमिनी को हिंदी में कॉमन एरा कहते हैं और वैसे ही हम लोग की हिंदी भाषा में ईस्वी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर जहां जहां ईसा पूर्व है तो ये समझ जाइए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, और जहां जहां ईस्वी लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि ईसा मसीह का जन्म होने के बाद का विवरण है। ठीक है, तो पहला आता है पुरापाषाण काल, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, और क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और फिर है नव पाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल ये आपका मध्य पाषाण काल में जो है, और आपके नव पाषाण काल में क्या हुआ था? थोड़ा सा विकास हो गया मध्य पाषाण काल में, और नव पाषाण काल में खेती वगैरह आरंभ हो गई थी। ठीक है, इंसानों ने खेती करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर मध्य पाषाण काल में भाले वगैरह
या हथियार बनाना आरंभ कर दिए थे, ठीक है। अब फिर इसके बाद आपका आता है नवपाषाण काल के बाद, ये 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय है। फिर आता है दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल हमारे दोस्तों है ऐसा काल जिसमें कि लेखन कला जो है हमें प्राप्त मिली, ठीक है, हमें मिली। जब खोजा गया आदि ऐतिहासिक काल के समय का जब चीजें प्राप्त हुई तो इसमें लेखन कला प्राप्त हुई, लेकिन वो लिपि ऐसी थी जो समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और फिर है वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहली नगरीय सभ्यता थी और इसी के अनुसार ही भारत में नगर का यानी कि घर वगैरह बनने शुरू हुए नाली के द्वारा, कि भाई घरों में नाली बनाई जाए, फिर नाली की निकासी फिर बाहर नालों में की जाए और नालों से वो निकासी नदियों में की जाए, है। तो जो साफ सुथरी पहले नदियां कहलाती थी वो अब आजकल जो है वो नालों के द्वारा, नालियों के द्वारा गंदी हो चुकी हैं और उनके जो जीव जंतु हैं वो भी सब मर चुके हैं या भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं। और वही जीव जंतु हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग खा लेते हैं, तो इनडायरेक्टली हम अपनी बीमारी खुद ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसको नदियों को गंदा भी हम ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता जब ये बनी थी तो नगर की सभ्यता स्टार्ट हुई थी और तभी से लेके नगर में कैसे समायोजित होना है, कैसे नगर बनने हैं, वो वही विकास चलता चला आ रहा है, ठीक है। फिर आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। वैदिक मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। वैदिक मतलब यानी कि वेद, जो वैदिक जो निकला है वेद से निकला है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है दोस्तों। अगर हम वेद को उल्टा लिखते हैं तो आ जाता है देव। वेद को जब हम उल्टा लिखते हैं तो दा पहले और वाह बाद में और एक ही मात्रा, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो देव है, जो ज्ञान है, जो जो ज्ञान है, ज्ञान के अंदर कौन पाए जाते हैं? देव पाए जाते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में भाई देव दैत्य पाए जाते थे, लड़ाइयां होती थी बहुत, ठीक है। अब देव और दैत्य कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए, हम लोग के अंदर ही है, हमारे मन में है, विचारों में है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में बने हुए हैं। तो जो देव हैं वो, जैसे कि वैदिक सभ्यता है, वैदिक मतलब वेद से संबंधित है और वेद जो है देव से संबंधित है यानी ज्ञान से संबंधित है। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी और वैदिक सभ्यता दो पार्ट में डिवाइडेड हुई। एक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब ऋषि मुनियों का काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय। और फिर आता है, इसके बाद आता है आपका जो है वैदिक सभ्यता, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और ये आ जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ठीक। तो ये ऋग्वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अध्याय जोड़ा गया पुरुष सूक्त में, जिसमें कि ये बताया गया कि जो ईश्वर जो है, ईश्वर यानी कि ब्रह्मा, ईश्वर जो है, यहाँ पे मैंने ईश्वर बताया हुआ है, ठीक है। तो ईश्वर यानी कि उसमें ब्रह्मा को बताया गया। किसे बताया गया? ब्रह्मा को बताया गया, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जो है ईश्वर के पार्ट है लेकिन पूर्ण ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने ये कहा, उत्तर वैदिक काल में ये सूक्त, पुरुष सूक्त में एक अध्याय जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से, जंगा के नीचे के स्थान से आपके शूद्र उत्पन्न हुए, ठीक है। और उसी के आधार पर उन लोगों ने उनके कर्मानुसार कर्म बना दिए और वर्ण बना दिए, ठीक है। और जातिवाद भी उसी से आगे बढ़ता गया।
ठीक है। और इस तरीके से जो है उच्च वर्गीय व निम्न वर्गीय लोगों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये चीज जो थी ये थोड़ा नहीं होनी चाहिए थी। ये इसमें क्या हुआ कि डिफ्रैक्शन पैदा हो गया इंसानों के बीच में। ठीक है, लोगों के बीच में इंसानियत खत्म हो गई, उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, कि भाई कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा। उसके बाद आता है आपका थर्ड आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपका पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है राजा महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, ठीक है, और भी थे। ठीक है, धनानंद थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और साउथ में भी थे, चोल पांडे का शासन था इधर और इधर। तो 712 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य भी हमारे भारत में लूटपाट करने के इरादे से आया। ठीक है, इराक के लोग आए, ठीक है, अरब के लोग आए, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया है, फिर सल्तनत काल आई, फिर आपके तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश आया, फिर ऐसे करते 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 जो है प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, ये 712 ईस्वी, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 712 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में आपका जितने भी राजाओं का जो समय था 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक के समय में राजाओं ने बहुत सारे मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया। ठीक है, साउथ में तो बहुत ज्यादा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, और क्या नाम जगन्नाथपुरी है, हाँ, और भी मंदिरों का निर्माण हुआ इतने बीच में उत्तर वैदिक काल से लेके आपके 712 ईस्वी तक। ठीक है, राजाओं ने निर्माण कराया और युद्ध भी हुए आपस में कि कौन सा राजा शक्तिशाली है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, विस्तार करना। ठीक है, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य आया और धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य के जो लोग थे, कुछ जो आपके सम्राट थे जो इराक से या अरब से आए थे, तो वो तो केवल लूटपाट करने के लिए आए थे। लेकिन बाद में जैसे कि आपके मुगल साम्राज्य जो था, ठीक है, तो उसमें बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद अकबर जो है, जो अकबर की जब शादी हो गई, ठीक है, जोधाबाई से, हाँ, तो वो फिर यहीं पर ही स्थापित हो गए मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर उसके बाद फिर अकबर के बाद आपका क्या नाम जहांगीर, जहांगीर से फिर शाहजहां, शाहजहां से फिर औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहा। ठीक है, और ये जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। और इतने बीच में अंग्रेज भी आ गए थे। 712 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक जो है 1200 के समय में अंग्रेज आ गए थे, जब जहांगीर का शासनकाल था तब। ठीक है, यानी कि अकबर के पुत्र का जब शासनकाल था तब जो थे अंग्रेज भी आ गए। और फिर अंग्रेज आए और यहाँ पर आपका 712 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक एक बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अंग्रेजों ने 1947 तक हमारे भारत में राज्य किया। और आधुनिक भारत के इतिहास में 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों और जो अंग्रेजों में यानी कि जो अंग्रेज कहाँ से आए थे हमारे लंदन से आए थे। ठीक है, लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, तो 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कमांड रही, और 1858 में जो है वहाँ की लंदन की जो महारानी है एलिजाबेथ, उनके हाथ में कमांड आ गई थी। ठीक है, तो वहां से ही भारत का जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ का जो संविधान था, उसके अनुसार ही भारत में शासन चल रहा था। ठीक है, फिर यहाँ के जो नेता वगैरह थे, क्योंकि राजा महाराजा रहे नहीं, सारा का सारा जो है अंग्रेजों के पास ही सत्ता आ गई थी। ठीक है, भारत की बागडोर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पर अंग्रेजों के मध्य में और जो यहाँ के पढ़े लिखे जो लोग थे, जैसे कि आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और क्या नाम
ये नरम दल के लोग थे, और गरम दल के लोग हो गए आपके बजरंग भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो ये लोग जो थे दो गुटों में बटे, लेकिन कैसे भी करके सब लोगों ने मिलकर, कुछ लोग मरे भी है, लाला लाजपत राय मर गए, चंद्रशेखर आजाद मर गए, भगत सिंह को फांसी हो गई। हाँ, और गांधी जी ने भी फिर बाद में छोड़ दिया था। तो जो लड़ाई अंत तक जो रही, वो क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू वगैरह, ये सब लोग जो थे नरम दल के जो लोग थे, उन लोगों ने आंदोलन करके, गांधी जी ने भी आंदोलन करा 1942 तक, ठीक है। 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ, और फिर 1949 में संविधान, हमारे 26 नवंबर 1949 में संविधान जो था संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 में क्या नाम जो है भारत में संविधान लागू हो गया। तो यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से 1945 तक, तो अंग्रेजों का जो शक्ति थी क्षीण हो गई थी। तो इसलिए जो गांधी जी के कहने पे जो भारतीय जो लीडर्स थे, नेता थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। और अंग्रेजों और गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम इन लोग का सहयोग करेंगे तो फिर ये लोग हमारे भारत को छोड़ देंगे। लेकिन अंग्रेज जो थे बाद में मुकर गए। तो फिर करो या मरो का नारा करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1942 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इन लोगों को लगने लगा अंग्रेजों को कि अब हमें चलना चाहिए, तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि आप लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, संविधान बनाइए। जब संविधान आप लोग बना लेंगे तब हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो 1947 ईस्वी में आपका 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र रूप से क्या नाम बन गया, स्वतंत्रता प्राप्त हुई अंग्रेजों से, ठीक है। और अब वर्तमान में भारत जो है, भारत में संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से हो गया। और वर्तमान में देश जो है हमारा भारत देश संविधान के नियमों द्वारा चल रहा है, ठीक है। और अब देख लेते संविधान के अनुसार, मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है, पहली चीज, ठीक है, कि भारत का कोई धर्म नहीं है। हमारे भारत में बहुत से धर्म पाए जाते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो धर्म है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि धर्म होता क्या है, ठीक है। धर्म जो होता है वो इंसानियत सिखाता है, ठीक है। धर्म जो होता है, धर्म का जो मूल अर्थ होता है वो दया होती है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप सत्य के प्रति खड़े हैं, ठीक है, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो आप धार्मिक हैं, आप धर्म हो, हैं, आप में धर्म है, ठीक है। और जो धर्म है वो कनेक्टेड होता है नैतिक मूल्यों से, ठीक है। जितने भी नैतिक मूल्य हैं, नैतिक शिक्षा जो स्कूलों में पहले प्राप्त की जाती थी, अब नहीं है। फर्स्ट टू फिफ्थ तक के नैतिक शिक्षा काफी सीबीएसई स्कूलों में बंद हो गई है, मॉरल साइंस वगैरह बंद हो गई है। आप देख लीजिए केजी क्लास से ईवीएस वगैरह, एनवायरमेंटल साइंस स्टार्ट हो गई है, हाँ। और लेकिन नैतिक मूल्य जो मॉरल साइंस है वो अधिकतर हटा दी गई है, ठीक है, और उसकी जगह पे विज्ञान आ गया है, ठीक है। तो जब नैतिक मूल्य ही नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर धर्म नहीं रहेगा, यानी कि दया नहीं रहेगी, दया यानी कि इंसानियत नहीं रहेगी। जब इंसानियत नहीं रहेगी तो अधर्म आएगा, ठीक है। और जब अधर्म आएगा तो हमारे अंदर का द्वेष, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और नैतिक मूल्य जो जुड़ा होता है वो ज्ञान से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ज्ञान से। और ज्ञान जो है, मैंने अभी आपको बताया, ज्ञान जो है वो है वेद, ठीक है। और वेद को जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा देव, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान रूप में कौन है? देव। जब ज्ञान रूप में देव है तो विज्ञान रूप में कौन है? इसको आप जरूर सोचिएगा। और हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक की हर एक जो बने हुई जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उस पर हम आश्रित हो गए हैं, ठीक है। या इनडायरेक्टली कहे कि हम लोग सब गुलाम हो गए हैं, ठीक है, मशीनों के। और जो ज्ञान है वो जुड़ा होता है ईश्वर से। किससे जुड़ा होता है? ईश्वर से। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ईश्वर कौन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, ठीक है, ईश्वर ब्रह्मा का नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन, ईश्वर अल्लाह का नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है, ईश्वर जो है वो ईसा मसीह का नाम है, ठीक है।
तो और भी बहुत से धर्म है, तो सबके जब धर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सबके अलग अलग भगवान अलग अलग दे रखे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब भारत में धर्म की बात हुई तो धर्म जो जुड़ा हुआ है वो सीधे किससे जुड़ा होता है, भगवान से जुड़ा होता है। ठीक है, तो भगवान क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि भगवान होता क्या है। ठीक है, भगवान जो है भाई मंदिर में है, मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर में मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं, तो हम लोग जो है पूजा पाठ करने जाते हैं। ठीक है, और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन वो जो भगवान है जो मंदिर में वो अवतार लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे राम जी आए, रावण का संहार करने आए, कृष्ण जी आए, महाभारत का युद्ध मतलब उन्होंने संचालित किया और गीता का उपदेश दिया। ठीक है, आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ना है वो गीता में उन्होंने बताया। लेकिन वो सब अवतार थे मानवीय रूप में, तो उनकी जो है प्रतिमा बनाकर मंदिरों में पूजा की गई और की भी जाती है और आगे भी की जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो है हमें उनसे प्राप्त हो और हम उनके जैसे बन सकें, हैं, उनके अनुसार चल सकें। लेकिन जो रियल में जो है, जो धर्म जो है वो भगवान से जुड़ा है। तो रियल में भगवान होता क्या है ये मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भगवान के नाम पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये लिखा भ ग व आ और न। ठीक है, भगवान जो है आपके 5 अक्षरों से मिलके बना है, भा से, गा से, वा से, आ से और ना से। ठीक है, तो भा जो है, भा से होती है भूमि, पर्यायवाची भूमि, यानी कि पृथ्वी, यानी कि माँ या माता। ठीक है, गा से होता है गगन, गगन यानी कि आकाश, आकाश यानी कि अंतरिक्ष। ठीक है, यानी कि पिता। कहते हैं ना ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ऊपर कौन है, पिता है। ठीक है, वा, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, यानी कि जल। अग्नि मतलब आग। ठीक है, तो जो भगवान के जो पंच महाभूत होते हैं, ठीक है, वो पंच तत्व जो होते हैं, भा से भूमि यानी कि पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, गा से गगन यानी कि आकाश यानी अंतरिक्ष जो हमें दिखता है, रात में भी दिन में भी, इस समय दिन है तो अंतरिक्ष है ऊपर। ठीक है, आकाश में। वा से वायु यानी कि हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस या और भी बहुत सी जो गैसेस हैं वो। आ से अग्नि, अग्नि यानी कि आग जो सन से निकलती है, आग या प्रकाश। ठीक है, उसके द्वारा जो लाइट निकलती है या टेम्परेचर निकलता है वो आग। ना से नीर यानी कि जल जो हम लोग नदियों के द्वारा पीते हैं। ठीक है, या जो हम लोग ग्राउंड वाटर के द्वारा पीते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भगवान, ये है रियल में भगवान। ठीक है, पंच महाभूत, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ठीक है, ये है भगवान। ठीक है, जब इन पंच तत्वों पर प्रहार होता है किसी भी असामाजिक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, या प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा होता था। जब दैत्यों के द्वारा होता था तो भाई भूमि को भी क्षति पहुंचती थी, वायु को भी, नीर को भी, जीव जंतुओं को भी, इंसानों को भी। तो फिर जो थे देव आके उनकी रक्षा करते थे। ठीक है, उनकी रक्षा करते थे। और जब देव भी नहीं कर पाते थे तो वो लोग फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है हिंदू धर्म में, या उनकी जो वाइफ्स हैं, ठीक है, ब्रह्माणी, रुद्राणी और नारायणी, तो उनके पास जाकर उनसे विनय प्रार्थना करते थे। तो वो लोग अवतार लेके इस लोक में, पृथ्वी लोक में यानी मृत्यु लोक में आते थे और उस दैत्य का संहार करते थे और इन पंच तत्वों की रक्षा करते थे, बचाते थे
क्योंकि जो भी निर्मित है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है। ठीक है, हमारे होने के बाद भी हमारे ना होने के बाद भी ये सब रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये पंच महाभूत जो है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, यही जो अमर है। ठीक है, ये अमर है क्या? क्या मतलब है कि ये खत्म होते हैं फिर बनते हैं। ठीक है, ठीक, स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ है, बीज है, बीज से पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से फल बना है, और जब पेड़ सूख के खत्म हो जाता है तो फल जो है उसके अंदर जो बीज है वो भी एक नया पौधा और नया पेड़ बना देता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसे लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, चाहे लाइफ साइकिल चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म की हो, किसी प्लांट की हो, ठीक है, किसी ऑक्सीजन की हो, ये सब चलते रहते हैं। जब हम विज्ञान पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो भगवान तो ये है। ठीक है, और आज के युग में जो विज्ञान है, अब हम आते हैं विज्ञान पर। किस पर? विज्ञान पर। ठीक है, विज्ञान जितना भी डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, विज्ञान या वैज्ञानिक जितने भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो केवल इंसानों का कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। भाई कार है इंसानों के लिए, एसी है इंसानों के लिए, ठीक है, ठीक है, फ्रिज है इंसानों के लिए, किसी जीव और किसी जीव जंतु के लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षति किसके लिए? विज्ञान ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट जो है सबसे ज्यादा क्षति किसको पहुंच रही है? फॉरेस्ट को पहुंच रही है। किसे पहुंच रही है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल को। ठीक है, जंगल को पहुंच रही है। ठीक है, और जंगल जो है वो पृथ्वी का हिस्सा है यह, तो पृथ्वी को ही पहुंची। और कोई भी चीज है जैसे लोहा है, सोना है, हीरा है, मोती है, कोयला है, ये सब चीजें भूमि के अंदर पाई जाती है, तो उसको खोद खोद के निकाला जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, और फिर ये पृथ्वी को क्षति पहुंची। फिर जो भी डेवलपमेंट होता है उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उससे वायु प्रभावित हो रही है। ठीक है, और जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसका जो मुंह है, ठीक है, ड्रेनेज का वो सारा का सारा नालियों का वो सब जल में प्रभावित हो रहा है। तो जल में जीव जंतु जो है वो ही मर रहे हैं, जल भी गंदा हो रहा है, वायु जो है हमारी खराब हो रही है। ठीक है, और वायु जब हमारी खराब होती है तो उससे हमारे अंदर आती है तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इलाज करता है। ठीक है, लेकिन मेजर रीजन क्या है कि जो वायु है या पृथ्वी है या नीर है, अग्नि जो है, ये भी जब जब वायु बहुत ज्यादा होगी गंदी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अग्नि जो सन की जो सूर्य की जो रोशनी पड़ेगी तो उससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। जब तापमान और ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा हानिकारक बीमारियां आएंगी। ठीक है, तो ये जो सिलसिला है ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हम लोग को आगे आकर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो है एक लिमिट में, ठीक है, हर एक चीज को यूज करना चाहिए। ये नहीं अनलिमिटेड नहीं हो जाना चाहिए। कोई भी चीज बन रही है, भाई मोबाइल बन रहा है तो एक मोबाइल बनाओ, एक कंपनी का बनाओ। ये थोड़ा ना है कि बहुत सारी कंपनी को बनाए जा रहे हैं। अब जब बहुत सारी कंपनी को बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए चीज भी तो निकालनी पड़ेगी ज्यादा से। जब ज्यादा से ज्यादा चीज निकालनी पड़ेगी भूमि के अंदर से, भूमि कमजोर हो जाएगी। जब भूमि कमजोर हो जाएगी तो जो भी पेड़ पौधे या पेड़ पौधे या फल वगैरह जो हम खाते हैं सब्जी के रूप में, तो उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा, तो हमारे अंदर वो शक्ति पहले जैसी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं विज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही मैंने बताना था कि जो है भारत का, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम सब भारत के नागरिक हैं और भारतीय हैं। ठीक है, तो हम जो लोग हैं अब इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं एंड वी आर इंडियंस। ठीक है, हम सब भारत के नागरिक हैं और भारतीय हैं। और भारत में अब ना तो कोई जातिवाद है, क्या ये सही है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत में कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन क्या ये सही है? ठीक है, आज भी कास्ट सिस्टम के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। ठीक है, आज भी लोग अपने
नाम के आगे सरनेम लगाते हैं, तो क्या जातिवाद खत्म हो गया है क्या? ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, ना उच्च वर्ग है ना निम्न वर्ग है, ठीक है, क्या क्या ये खत्म हो गया है? ना तो उच्च वर्ग है ना निम्न वर्ग है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या वाकई में खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इन सब चीजों की त्रुटियों को भी दूर करना है। और लास्ट में लिखा है सभी वर्ग समान है, जितने भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, सब समान है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्र जीने का अधिकार। तो ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं सारा पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अब हिस्ट्री से शुरू करेंगे और फास्ट चलेंगे, क्योंकि हमारा समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस का पेपर पास में ही है, लगभग ज्यादा समय नहीं है, तो फास्टली चलेंगे और बहुत तेजी से तैयारी करते हुए चलेंगे। और मैं समझता हूं कि मेरा पढ़ा हुआ आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि कोई गलती हुई है, ठीक है, आज के वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।